नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में नगर निगम का मास्टर कर्मी निकला करोड़पति, ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई। 2 वर्षों तक विभाग द्वारा जांच करने के बाद की गई कार्रवाई। अब क्यूआर कोड बताएगा शराब की सही कीमत। 173 दुकानों पर शुरू हुई पारदर्शी व्यवस्था। इंदौर में बदमाश के घर पर पेट्रोल बम से हमला, बाइक सवारों ने फेंके बम। शहर में अहिर स्वर्णकार समाज ने श्रद्धांजलि अर्पण कर बच्चों का किया सम्मान। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले में मृतकों को दी श्रद्धांजलि। कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़ने का मामला आया सामने, पुलिस जांच में जुटी, मगर खेड़ा में काटी जा रही प्रणाम कॉलोनी से जुड़ा है मामला। जन सुनवाई के प्रकरणों को 1 सप्ताह में ही निराकरण करने की बात कही। एक जैसी शिकायतें लगातार आ रही थी सामने। इंदौर में ईओडब्ल्यू द्वारा नगर निगम के मास्टर कर्मी की शिकायत के अनुसार 2 वर्ष तक जांच करने के बाद आज सुबह तड़के 4 बजे नगर निगम के कार्यालय और गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में सर्चिंग नोटिस के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां से अभी तक कुल 1,84,00,000 का आकलन किया गया है, जबकि 20 वर्षों से नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं। इंदौर ईओडब्ल्यू के एसपी रामेश्वर सिंह यादव के मुताबिक नगर निगम में 20 साल पहले नौकरी शुरू करने वाले चेतन पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 साल पहले शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी। आज सुबह 2 टीमों ने नगर निगम कार्यालय और गुलमोहर कॉलोनी स्थित 3 मंजिला मकान पर छापेमारी की। कार्रवाई में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि एनआरआई सम्मेलन में 4 करोड़ रुपए के पौधों की खरीदी में गड़बड़ी की जांच की जा रही थी। अब तक की जांच में पता चला कि चेतन पाटिल की 20 साल की नौकरी में कुल आय लगभग 17 लाख रुपए रही, लेकिन उनके पास से 1,84,00,000 रुपए की संपत्ति मिली है, जिसमें मकान, वाहन, बीमा, सोना चांदी और 40 लाख रुपए बैंक में जमा शामिल है। सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आगे की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। ये आरोपी चेतन पाटिल पिता श्री विनायक राव पाटिल ये वर्तमान में नगर निगम इंदौर में उद्यान अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। इनके विरुद्ध हमारे पास आय से अधिक संपत्ति और इंदौर नगर निगम में पौधों की खरीदी में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे पास थी। शिकायत रजिस्टर कर किए जाने के उपरांत उसमें जब जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि मूलतः ये व्यक्ति मास्टर कर्मी के पद पर भर्ती हुआ था और तुलनात्मक रूप से जो इनका वेतन है वो बहुत कम पाया गया इनिशियल दौर में। इस आधार पर हमने जो हमारी एसओपी है उसके अनुरूप माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज 2 टीमें इनके यहाँ सर्च कर रही हैं। एक टीम इनके गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी स्थित आवास पर और दूसरी टीम नगर निगम का जो इनका कार्यालय है, जो इनका ऑफिस है जहाँ ये बैठते हैं, वहाँ पर सर्च कर रही है, ताकि इनके द्वारा पौधों की जो भी खरीदी की गई है उससे संबंधित दस्तावेज हम जब्त कर सकें। इनके घर से जो अभी सर्च में अभी तक, चूँकि हमारी सर्च जारी है, अभी तक जो चीज़ें मिली हैं उसमें भानगढ़ गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में 2 भूखंड हैं, भूखंड क्रमांक 14 और 110। इनका अनुमानित कीमत जब खरीदे होंगे तब लगभग 30 लाख रुपए में खरीदे गए। एक भूखंड पर भूखंड क्रमांक 14 में G+2 का एक मकान बना है जो 42 लाख रुपए में लगभग है। भानगढ़ गुलमोहर कॉलोनी में भूखंड क्रमांक 103 पर उन्होंने 11,60,000 रुपये कुछ खर्च किए हैं। एक 2 पहिया वाहन है। बैंक में 40 लाख कुछ समथिंग राशि है। 20 लाख के जेवरात हैं। हाउस होल्ड इन्वेंट्री करीब 13 लाख रुपए की है। इनमें एसी और बाकी चीज़ें घर की जो रहती हैं, 13 लाख रुपए का सामान, नगद 1,14,400 और कुल इनके पास 18 बीमा पॉलिसियां मिली हैं जिनमें 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार ये प्रथम दृष्टया अभी तक 1,84,00,000 रुपया बनता है। इनका जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अभी तक जो विभाग से हमने जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर इनका वेतन लगभग 15 से 17 लाख रुपया बनता है। ये सर किस वर्ष में मास्टर कर्मी के पोस्ट पे भर्ती हुए थे, ये सेवा अवधि हो गई?
सेवावधि इनकी 20 वर्ष से ऊपर हो गई है। अब भर्ती दिनांक के लिए मुझे इनका सर्विस रिकॉर्ड अभी मंगाना पड़ेगा। और शिकायत कब हुई? शिकायत लगभग इनकी 2 साल पहले हुई थी और इसमें जांच चल रही थी, पर जांच के बाद जब वेरीफाई हुआ और तथ्य इस प्रकार से सामने आए, फिर हमने इसमें एफआईआर करने का निर्णय लिया। सर, इस तरह के घोटाले से संबंधित शिकायत तो शिकायत था। इसमें शिकायत के 2 बिंदु थे। एक बिंदु था आय से अधिक संपत्ति का और दूसरा बिंदु था नगर निगम में इन्होंने 4 करोड़ रुपए की राशि से पौधे खरीदे गए थे, उसमें अनियमितता की शिकायत थी। शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण में जो भी शिकायतें होती हैं उन्हें इतनी सुरक्षा मिलना चाहिए कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। 4 करोड़ की पौधा और अब एक बार जब केस रजिस्टर्ड हो गया तो अब स्टेट थ्रू ईओडब्ल्यू हम पक्षकार हैं, तो अब शिकायत का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व नहीं जाता। सर, 4 करोड़ की जो पौधा खरीद हुई थी जी, ये बड़ा एक ह्यूज क्वांटिटी का पूरा मामला है खरीदी का। तो ये पौधे किस मकसद के लिए खरीदे गए थे, क्या? ये पौधे शहर में सौंदर्यीकरण करने के उद्देश्य से और शहर में समय समय पर जो बड़े आयोजन होते रहे हैं उनमें सजावट करने के उद्देश्य से ये पौधे समय समय पर खरीदे गए हैं। इनमें एक टेंडर कोई 4 करोड़ का टेंडर होने की जानकारी मिली है। अभी उनका ऑफिस हमने सील कर रखा है। ऑफिस में सर्च के उपरांत सारे दस्तावेज जब प्राप्त करेंगे, जो डॉक्यूमेंट सामने होंगे, उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाएगा वो उसका विवरण तब दिया जाएगा। और भी आयोजन हुए हैं पेड़ों से संबंधित, पौधारोपण से संबंधित, क्या वो भी जांच के दायरे में आएंगे? अब इनके कार्यालय से जब दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे, उनमें से जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिनमें की अनियमितता है, उनका हम जो है परीक्षण सर, ये करेंगे। जो 4 करोड़ की जो खरीद हुई, इसमें क्या प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आसपास ये खरीदी हुई है, उसके लिए हुई थी क्या? अभी दस्तावेज एक बार मेरे पास आ जाए तो उसके बाद ही कह पाऊंगा। अभी सर, ये इनके खिलाफ आपने मुकदमा कायम कर दिया? जी हाँ, हम इनके खिलाफ हमने धारा 7C, 13(1)B और 13(2) PC एक्ट में केस रजिस्टर्ड किया है। परिवार के लोगों के नाम कुछ मिला है, अपने बच्चों के नाम? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 लाख करीब रुपए की पॉलिसी है, उसमें पत्नी और बच्चों के नाम ही है वो। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। दुकानदार शराब की ज्यादा या कम कीमत ना ले सके, इसलिए अब दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिसे स्कैन करने के बाद आप शराब की असल कीमत जान सकेंगे। दरअसल लगातार आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने शराब दुकानों पर पारदर्शिता लाने की पहल की है। देशी और विदेशी शराब को अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायतों के बाद शासन ने इंदौर जिले की समस्त 173 कंपोजिट मदिरा दुकानों पर क्यूआर कोड आधारित नई पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। अब हर दुकान पर स्पष्ट एवं पठनीय क्यूआर कोड चस्पा किए गए हैं। उपभोक्ता अब इस क्यूआर कोड को स्कैन कर किसी भी शराब ब्रांड के न्यूनतम विक्रय मूल्य और अधिकतम विक्रय मूल्य की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी ने बताया कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें अनुचित मूल्य वसूली पर रोक लगेगी, विक्रेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पारदर्शिता और नियंत्रण रहेगा। शासन द्वारा अभिनव पहल करते हुए इस वित्तीय वर्ष में क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए गए थे। सभी मदिरा दुकानों पे क्यूआर कोड चस्पा कर दिए गए हैं, जिसको स्कैन करने के बाद किसी भी ब्रांड की मदिरा की कीमत जो एमएसपी है और एमआरपी है उसका प्रदर्शन होता है उस पर। और अभी लगातार शिकायतें मिल रही थी पिछले कुछ समय से कि एमएसपी के नीचे भी और एमआरपी के ऊपर भी तय जो रेट है उससे मदिरा का विक्रय हो रहा था, तो हमने केस भी बनाए थे। इसी क्रम में हमने सभी दुकानों पे रेट लिस्ट चस्पा किया, फिर उसके बाद क्यूआर कोड को चस्पा किया। इसका बेहतर परिणाम देखने को मिला है। ये उपभोक्ताओं के हित में है, एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसके तहत जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करते हैं हम। और किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता इसमें पाई जाती है तो हमने अपील की है कि आबकारी विभाग को इसके बारे में सूचना दें ताकि हम त्वरित कार्रवाई कर सकें। सभी दुकानों के लिए अनिवार्य रहेगा और एक दुकान पर कितने ऐसे क्यूआर कोड लगाएंगे? सभी दुकानों के लिए अनिवार्य किया गया है। एक दुकान पे लगभग 3 से 5 क्यूआर कोड चस्पा किए गए हैं ताकि वो सभी को विधिवत दिखें भी और उसका इस्तेमाल कर सके लोग। बावजूद इसके अगर अनियमितता होती तो उपभोक्ता कहाँ पर शिकायत कर सकता है? उपभोक्ता के लिए वैसे तो
सीएम हेल्पलाइन एक अच्छा एक विकल्प है। इसके अलावा हमने स्थानीय आबकारी अधिकारियों के नंबर भी उस पर प्रदर्शित करने के आदेश दिए हैं, ताकि उपभोक्ता डायरेक्ट जो है उस सर्कल के प्रभारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में निगरानीशुदा बदमाश लोकेश खोपड़े के घर पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला सामने आया है। 2 अज्ञात बदमाश बाइक से आए और पेट्रोल बम फेंककर फरार हो गए। घटना 13 जून की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है। लोकेश ने थाने पहुंचकर पुलिस को हमले की जानकारी दी। पहले तो पुलिस मान नहीं रही थी, पर DIRD कानवा द्वारा तफ्तीश कराने के दौरान CCTV फुटेज सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 2 बाइक सवार आते हैं और लोकेश के घर के बाहर पेट्रोल बम फेंकते हैं। परदेशीपुरा पुलिस ने लोकेश से लिखित आवेदन लिया है। पिछले 4 दिनों में दोनों हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस को शक है कि वे विजयनगर क्षेत्र के रहने वाले हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, ताकि हमले के पीछे की असली वजह सामने आ सके। इंदौर में अहिर स्वर्णिका समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नौनिहाल बच्चों को शील्ड और नगद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। तो वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के हादसे का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के साथ उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। दरअसल जेल रोड पर स्थित समाज की धर्मशाला ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में तमाम सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवियों के सम्मान के साथ ही सामाजिक रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कई बच्चों को विशेष पुरस्कृत सम्मान से सम्मानित किया गया। समाज के अध्यक्ष दीपक चैटकर द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमने अहमदाबाद में जो हमारे देश में हादसा हुआ है, उसमें मृतकों को भी आत्मा की शांति के लिए हमने मौन धारण कर उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पण की है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही समाज के उन बच्चों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने एक अच्छा योगदान हासिल करते हुए शिक्षा में स्वयं का और समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। आज उन्हें सम्मानित किया गया। कई वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उनके अच्छे भविष्य की कामना को लेकर यह कार्यक्रम किया गया था। ये देश के अंदर जो घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई है और हमारा समाज भी संवेदनशील समाज है और हम लोगों ने इसीलिए आज कुछ भी कार्यक्रम चालू करने के पहले जो मृत आत्मा है उनके लिए श्रद्धांजलि हमने अर्पित करके उनके प्रति हमारा सम्मान व्यक्त किया। उनके पूरे परिवार के साथ भी हमारी ये उनकी जो सहानुभूति है। कहाँ पर किस तरह का घटनाक्रम हुआ, किसको लेकर? अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ, टाटा का जो विमान था बोइंग, वो क्रैश हुआ, वो उसके अंदर करीब 245 लोग का ये 245 लोगों का मतलब देहांत हुआ। उसके लिए हम लोगों ने ये श्रद्धांजलि अर्पित। और इसके अलावा क्या करा इस कार्यक्रम के बाद? कुछ कार्यक्रम हाँ, हमारा समाज अहिर स्वर्णिकार समाज जो 114 वर्ष की पुरानी संस्था है, हम लोगों ने बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का काम का सेमिनार आयोजित किया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एलन के कुछ विशेषज्ञ आए हैं। यूपीएससी को कनेक्ट कर देते उनको मतलब ये बच्चों को गाइडेंस देते वो लोग आए हैं। आर्किटेक्ट आए हैं, सीए आए हैं। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विशेषज्ञ लोगों को बुलाया जो बच्चों को 1-to-1 आज काउंसलिंग देंगे, जिससे बच्चों को उनके फ्यूचर में उनका फील्ड चुनने के लिए, उनका क्षेत्र चुनने के लिए मदद मिलेगी। साथ ही हमारे समाज द्वारा आज बच्चों को जो होनहार बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति और निःशुल्क कापी और पेन का वितरण भी किया जा रहा है। इंदौर में कॉलोनी की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद सामने आया है। दोनों ही पक्षों की शिकायत के अनुसार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, तो वहीं पूर्व में हुई कॉलोनी की जमीन की नकदी और दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। कॉलोनाइजर द्वारा पुलिस कमिश्नर को शिकायती आवेदन दिया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि मल्हारगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले मगरखेड़ा गांव में प्रणाम परिसर नाम की एक कॉलोनी काटी जा रही है और इस कॉलोनी के नवीन लोधा द्वारा शिकायत की गई है कि 40 से 50 लोग जेसीबी के साथ कॉलोनी की बाउंड्री वालों को तोड़ दिए हैं, जिससे उनको नुकसान हुआ है। साथ ही उनको धमकी भी दी गई है। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि इसमें नाम सामने आए हैं, उन्हें भी पूरे मामले से अवगत कराया गया। बताया जा रहा है कि पास में ही उनकी जमीन भी है और पिछले दिनों जमीन की पटवारी और तहसीलदार द्वारा नकदी का सीमांकन किया गया था, लेकिन विवाद किस बात को लेकर है, यह किसकी जमीन है, दोनों ही पक्षों की बात सुनकर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए मिस्टर गोधा और एक तिवारी के बीच ज़मीन को लेकर विवाद है, पैच को लेकर। तिवारी के पक्ष ने वहाँ पर तोड़फोड़ की है, वो शिकायतें सामने आई है। दूसरे पक्ष का भी आरोप गोधा पक्ष की तरफ है कि उनकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। नए बीएनएसएस में ये अधिकार दिया गया है कि जो एसीपी रैंक ऑफिसर है, डीएसपी रैंक ऑफिसर है, वो 15 दिन तक चीज़ों को जांच पे रखकर सारे तथ्य सामने खंगाल कर उसके बाद वैधानिक कार्रवाई करे। उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। नोटिसेस दोनों पक्षों को दिए गए हैं और उनके जो प्रूफ हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको मांगा जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल होगा, उसमें देखा जाएगा कि क्या उनका क्लेम सही है कि कब्जा की कर रहे थे या दूसरे पक्ष का क्लेम है कि ज़बरदस्ती तोड़फोड़ कर रहे थे। जो भी तथ्य सामने आएगा जांच में, हमारी जांच के बाद वो हम केस दर्ज करेंगे और आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंदौर में प्रति मंगलवार को होने वाली पुलिस जनसुनवाई में इस बार पुलिस कमिश्नर द्वारा आने वाली शिकायतों को 1 सप्ताह में ही निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों में कमी आ सके और समस्याओं का जल्द निराकरण मिलने की बात कही जा रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि पुलिस जनसुनवाई में मध्यस्थता अभियान के तहत निराकरण किए जा रहे हैं। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो शिकायतें आ रही है उसमें अधिकांश पारिवारिक, घरेलू और रुपयों से लेन देन और प्रॉपर्टी संबंधित शिकायतें हैं। इन शिकायतों को 1 सप्ताह में ही निराकरण करने के निर्देश पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा दिए गए हैं, ताकि जो शिकायतें आ रही है उनके जल्द से जल्द निराकरण हो सके। अनुमान देखा गया है कि जो शिकायतें आती हैं उन्हें लगातार 2 से 4 सप्ताह तक चलती रहती, जिसके कारण शिकायतकर्ता को हर बार आना पड़ता है। लेकिन अब 1 सप्ताह में ही शिकायतों का निराकरण करने की बात कही गई है। देखिए, आज जन सुनवाई में 35 से ज़्यादा शिकायतें सीपी साहब ने सुनी हैं। सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश कि इन शिकायतों का अगली जन सुनवाई से पहले निराकरण हो जाए, उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है हो जाए, मीडिएशन होना है मीडिएशन हो जाए, काउंसलिंग होनी है काउंसलिंग हो जाए। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि जन सुनवाई की शिकायतें पूरी तरीके से देखी जाएं, सुनी जाए और उनका वैधानिक तत्काल जो डिस्पोजल है वो हो सके। अधिकांश जो शिकायतें थी वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड थी, ज़मीन संबंधी विवाद से रिलेटेड थी, पुरानी जो आवेदन थे उन पे कार्रवाई न होने के संदर्भ में कुछ लोग आए थे। सभी जो शिकायतें हैं उनको संबंधित कंसर्निंग एसीपी साहबान को दे दिया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही इसका डिस्पोजल कर दें, इसी सप्ताह इसका डिस्पोजल हो सके। और देन उसमें अगर कोई पॉइंट होता है तो सीपी कार्यालय से उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो इन और बिंदुओं पर उसकी जांच करें, ताकि जो आवेदक हैं वो संतुष्ट रहें, उनकी संतुष्टि का जो परसेंटेज है उसमें भी इजाफा हो और साथ ही साथ तात्कालिक न्याय का जो कंसेप्ट है उस पर भी काम हो सके। इंदौर नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा द्वारा निगम मुख्यालय में जन सुनवाई की गई। निगम आयुक्त स्वयं अपने कक्ष में निगम के समस्त अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अधीक्षण, यंत्री और विभाग प्रमुख के साथ जन सुनवाई की गई। इस अवसर पर आयुक्त द्वारा जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों को तत्काल निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी नगर निगम में जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे, जहां सुनवाई के लिए 60 से ज्यादा आवेदन अधिकारियों के समक्ष आए, जिसको लेकर अधिकारियों ने कुछ आवेदनों को तत्काल निराकरण कर दिया। वहीं कुछ आवेदनों को संबंधित विभाग में भेजते हुए जल्द से जल्द निराकरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा स्थापना, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, रिमूवल विभाग, वन कार्य विभाग सहित अन्य विभागों के 60 से ज्यादा आवेदन नगर निगम कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयुक्त द्वारा नागरिकों की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त आवेदन को आयुक्त कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त व विभाग प्रमुख को तत्काल प्रेषित कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा का कहना है कि कई ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान तुरंत किया जा सकता था, उन्हें मौके पर ही निराकृत कर दिया गया। शेष समस्याओं को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज जन सुनवाई आयोजित हुई है, उसमें करीब 62 आवेदन आए हैं। आवेदन कई तरह के थे, जैसे कुछ अवैध कब्जे के, अवैध निर्माण के, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, जो कि अमूमन रिहायशी इलाकों के जो
पड़ोसी शिकायत करते हैं, उस प्रकार की शिकायतें भी आई हैं। कुछ हमारे स्थापना संबंधी विषय भी है जिनका हमने निराकरण किया है। साथ ही साथ कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के जो क्लस्टर थे उनके कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ मौके विजिट भी करें और देखें, उनकी समस्याओं का निदान करें।